अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो बजट 2020-21 का वफाकी हुकूमत ने पेश किया, उसके साथ साथ पंजाब ने भी आज अपना बजट पेश कर दिया और आने वाले दिनों में KPK सिंध और इसी तरह बलूचिस्तान अपना बजट पेश करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एक और माली साल गुजर गया, यह हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो मईशत के हवाले से बहुत सारे सवालात, कर्ज़ों के हवाले से बहुत सी बातें, और उसके बाद एक ये अज़्म के वो मईशत को बेहतर बनाएंगे, अब आम आवाम को रोज़गार मिलेगा, छत मिलेगी और बहुत सारी और चीज़ें जिनके वादे थे। पहला बजट जिसमें बहुत सारे अहदाफ रखे गए, वो अहदाफ जब 2020 का बजट पेश हुआ तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि वो पूरे नहीं हुए। अब मज़ीद कुछ अहदाफ रखे गए हैं, चाहे माशी तरक्की की बात की जाए, सनती तरक्की की बात की जाए। ये वो चीज़ें हैं जिनमें अगर हम कंपैरिजन करें कि जब इस मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आई और हुकूमत संभाली तो जो आदाद व शुमार थे उनसे मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ डाउनवर्ड्स ये तमाम तर चीज़ें जा रही हैं। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हमने देखा। हुकूमती कारकर्दगी की हम बात करें, फ़ी का सामदन की बात करें, अफरात ज़र की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनमें हमने देखा कि वाज़े तौर पर इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। FBR का टैक्स हदफ और जो हसूल था उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जो अहदाफ रखे गए थे उनका हसूल ना होना, फिर अदायगियों में तवाज़ुन की, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो जो करंट अकाउंट खसारा है वो $3,130 मिलियन था जो मुस्लिम लीग नून के दौर में था, और आखिरी साल में हुकूमत के आखिरी साल में ये खसारा $19,195 मिलियन को पहुंचा था। 2018-19 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम हुआ था और रवां साल के आखिर में $3,000 मिलियन तक पहुंचने की तखमीना जो है वो लगाया गया। इसी तरह सालाना तिजारती खसारा है जो उस पर भी बात है, और मईशत पर जो कर्ज़ों का बोझ है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर उस पर जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन है जहाँ पर पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है और कोरोना का सामना है, उसमें किस हद तक मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है इस हुकूमत को, या मार्जिन देना चाहिए कि जो हालात हैं उनके तनाजुर में इससे बेहतर बजट शायद मौजूदा हुकूमत पेश नहीं कर सकती थी। एक और बड़ा सवाल जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फ़ैसला है, उस पर भी खासी बात की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन भी तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं, अपोजिशन भी मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि ये ज़्यादती है, जो एक रिवायत चली आ रही है उसको बरकरार रहना चाहिए था और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए था, जो कि इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया। इस वक्त जो अपोजिशन है, आज भी इस वक्त बजट इजलास जारी है और ऐवान में ख्वाजा आसिफ साहब की जो शाम में तकरीर थी, एक तवील तकरीर, और बहुत आड़े हाथों उन्होंने हुकूमत को लिया, उनकी पॉलिसियों को लिया। पंजाब में जो अपोजिशन है उसके एहतजाज का प्लान था, वो एक रिवायती एहतजाज तो जारी रहा, लेकिन बजट वहाँ पर पेश कर दिया गया। लेकिन इसको अप्रूव कराने में, पास करवाने में अपोजिशन अपनी हाज़िरी यकीनी बनाना चाहती है और इतनी आसानी से वो नहीं चाहेगी कि हुकूमत इस बजट को पास करवा सके। मैं चाहूँगा तफसील से इसके जो मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराते चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माहिर माशियात हैं। आप, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमजद वहीद साहब हमारे साथ हैं, आप भी माहिर माशियात हैं। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, आप सनतकार हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 2020-21 के बजट को आप कैसे देखते हैं, एंड कीपिंग इन व्यू के जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है जहाँ पर दुनिया भर की इकॉनमीज़ ने सफ़र किया है, क्या इससे बेहतर बजट देने की गुंजाइश रखती थी यह हुकूमत? बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात जो आपने की है वो ये की है कि 2019 का जो माली साल था और फरवरी 2020 जब कोरोना नहीं था, उस वक्त तक मसला ये नहीं है कि अहदाफ हासिल नहीं हुए, वो तो नहीं हुए। मसला ये है कि बेशतर माशी अशारियों में मज़ीद खराबियाँ आ गई उससे जो इनको विरसे में मिला था, जिसको ये कहते थे कि जी वो तो दिवालिया था। तो अगर उससे ज़्यादा खराबियाँ आ गई, और इस बजट में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि ये जो नाकामियाँ खराबियाँ इस हुकूमत के दौर में आई हैं उनको ठीक करना है, तो उसका ये एक अफसोसनाक बात है। दूसरा जो आपका सवाल है, यकीनन 100% इसका मौका था कि इन हालात में जबकि कोरोना से ज़बरदस्त तबाही आई है, और हम ये नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में वसूली हो सकती है, मगर यकीनन इतना एक ऐसा बजट बनाना मुमकिन था जिसमें रोज़गार के मौक़े आते और चोरों से, जिन्होंने चोरी से असासे बनाए हैं और एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, उनको कानून के दायरों में लाया जाता। अब इसके बाद कि मैं वजाहत इस तरह कर दूँ कि देखिए, पहले इनको शरह नमू विरसे में मिली 5.5, तो पहले ही साल ये 1.9 पर आ गई। इतनी ज़बरदस्त कमी क्यों आई इनके दौर में? फिर 2020 में फरवरी तक जो है वो 2% का अंदाज़ा था, तो ये भी एक नाकामी थी।
अब ये भी तस्लीम कर लिया मुशीर ख़जाना ने कि टैक्सों की वसूली फरवरी में अंदाज़ा ये था कि 800 अरब का शॉर्टफॉल होगा। ये भी एक नाकामी है। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि मुल्की और बैरूनी कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं। मगर जो एक बहुत तकलीफ दे बात हुई है उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 5,700 मिलियन डॉलर की मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई थी, जो इनके दौर में 2019 में 250 मिलियन डॉलर रह गई, यानी जी तकरीबन 94% रिडक्शन हो गया। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बजट खसारा बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती की, तालीम और सेहत का बजट कम किया और बजट खसारा और अफरात ज़र बढ़ गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नाकामियाँ थी उसको आपने जब तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये कि असल मसला था इस वक्त रोज़गार की फरहमी। तो जब एक ऐसा तरीका मौजूद था कि आप बजट पर 1 रुपये का बोझ डाले बगैर लोगों को रोज़गार दें, उसको क्यों नहीं अपनाया गया? कौन से ताकतवर तबके आपको मजबूर कर रहे हैं? वो इस तरह से था कि आप एहसास प्रोग्राम से 50 अरब डॉलर अलग कर दें। आपने जो 208 अरब रखे हैं उसमें से 50 अरब रुपए अलग कर लें। आप ये करें कि बैंकों को ये कहें कि 150 अरब रुपया लाखों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का कर्जा दें। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, इन जी सबको आप 1.5 लाख का कर्जा दें और 50,000 रुपये जो उनको ज़मानत चाहिए वो यहाँ से दे दें। वो भी आपने नहीं अपनाया और तमाम अहदाफ कम एलोकेशंस कम कर दी। तो मेरे ख्याल से तो मज़ीद ख़राबियाँ आएंगी। और एक जुमला में ख़त्म करते हुए अपने गुफ्तगू कह दूँ कि मैंने जनवरी में कहा था इस साल कि 5 साल में इस हुकूमत का जो औसत मशरे नमू रहेगी 5 साल तक, वो उससे कम रहेगी जो इनको विरसे में मिली थी, और 5 साल की महंगाई उससे बहुत ज़्यादा रहेगी जो इनको विरसे में मिली थी। अब वो चीज़ साबित हो गई और अब तो ये नज़र आ रहा है कि जो खराबियाँ हो गई हैं इस सदी के आखिर तक हम OECD कंट्रीज़ के जो इनकम लेवल है उस पर नहीं पहुँचेंगे। और जो मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इस सदी के आखिर तक, अब इसके बड़ा हिस्सा जो है वो इस साल नहीं जा पाएगा। इस पर कौम को गौर करना चाहिए। बहुत तफसील जी से शाहिद हसन साहब आपने तमाम तर जो पहलू हैं उन पर रोशनी डाली। मैं अमजद वहीद साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑन दिस सब्जेक्ट, आप तमाम लोग मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं। जनरली जब हम बात करते हैं और जो हुकूमती तर्जुमान या हुकूमती लोग एक बात कर रहे होते हैं वो ये कि जी बड़ा ख़राब सूरत हाल हमें मईशत की मिली थी और उसको हमने ठीक करना है, और हम उसको आर्जी तौर पर ठीक नहीं करना चाह रहे बल्कि हम उसकी ओवरहॉलिंग करना चाह रहे हैं ताकि मुल्क को हम एक ऐसी जगह पर, ऐसे डगर पर डालें कि मामलात बेहतरी की जानिब जाएँ। फिर एक जो शख्स जो सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट नहीं है उस तरह से लेकिन बुनियादी चीज़ें समझता है, जब वो ये अदाद शुमार देखता है कि मौशी तरक्की जो 2013 के आगाज़ में 4.5% पे थी और इख्तितामी साल जो था उस हुकूमत का 2018 उसमें वो 5.53 थी, और फिर वो देखता है कि पहले ही साल में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आती है तो वो तनज़ली का शिकार होकर 1.91 पे चली जाती है और अब वो -0.38 पे जा चुकी है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि ब्लेम इस गवर्नमेंट को दें, इसकी गलत पॉलिसियों को दें, माजी को दें, माजी के कर्ज़ों को दें, किसको दें ब्लेम कि ये जो तनज़ली है और इतनी ज़्यादा तनज़ली, इसका शिकार होने की वजह क्या है? देखिए, आज जिस सिचुएशन में हम हैं और जिस सिचुएशन में इस गवर्नमेंट ने ये बजट अनाउंस किया है, वो उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। और हिस्ट्री में क्या हुआ है कि और मैं ये नहीं कहता कि एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, मगर अगर आप पिछले 15-20 साल में देखें तो पाकिस्तान ने जितना टैक्स इकट्ठा किया है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा किया। ठीक है, तो उससे हमारी जो बोरोइंग है वो बहुत बढ़ती गई है, हमारा कर्जा बहुत बढ़ता गया। हमने अपने आप को अच्छा मैनेज नहीं किया। उसूलन ये होना चाहिए था कि जितना हम टैक्स इकट्ठा करते तकरीबन उतने में ही अपने खर्चे मेंटेन करते, मगर हमने खर्चे ज़्यादा किए। और फिर खर्चे अगर तालीम पे, सेहत पे, साफ़ पानी पर, इन चीज़ों पर अगर खर्चा किया होता तो उसका कोई फ़ायदा भी होता। हमारा ज़्यादातर जो खर्चा है वो नॉन डेवलपमेंट स्पेंडिंग में गया है, डेट सर्विसिंग में गया है, एक लार्ज गवर्नमेंट को सस्टेन करने में गया है। हमारी जो गवर्नमेंट का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और उसकी वजह से इकॉनमी भी उस तरह ग्रो नहीं की, वरना अगर आप कर्जा लेके उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें तो उससे आपका बिजनेस ग्रो करता है या इकॉनमी ग्रो करती है। दूसरा ये है कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट किया, और ये भी एक हमने एक इसके करने में अपने अपने डॉलर जो है वो खर्च करती है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसी से हमें डॉलर आ रहे थे
उसके मुकाबले में जो इंपोर्ट से हमारे डॉलर जा रहे थे वो ज़्यादा थे, जिसको हम आप अभी कह रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये दो चीज़ें, एक बजट डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारी कह लें कि बीमारियों की जड़ है कि हमने और ये हमने पिछले 15-20 साल में लगातार किया है ये चीज़ें, और अब हमें उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ रही है। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट ये जाता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 अरब डॉलर चला गया था अब से कोई 2-3 साल पहले, फिर वो कम होकर 13-14 बिलियन डॉलर पर आया और इस साल कम होकर तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के करीब होगा। तो इसमें इस गवर्नमेंट को एक अच्छी सक्सेस मिली कि हमने अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम कर लिया, क्योंकि जितना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतने आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं टू सस्टेन दैट, और डॉलर्स हमारे पास थे नहीं, जो थे हमने लास्ट गवर्नमेंट ने उसको यूज़ कर लिया और हमारे रिजर्व्स 10-12 बिलियन डॉलर पर आ गए। तो जो चीज़ अभी जिस पे काबू ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं, जिस तरह मैंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट पे तो अच्छा काम हो गया, मगर बजट डेफिसिट पे अभी तक ये गवर्नमेंट काबू नहीं कर सकी है, और इसीलिए जो अभी आपने शुरू में बात की कि इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरो किया है पिछले 2 साल में, तो वो बात सही है। उसमें कुछ तो ऑब्वियसली पिछले जो चंद महीने हैं उसमें जो सिचुएशन हुई ये वायरस की वजह से, तो उसमें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ब्रेक दिया जा सकता है, मगर सूलन ये है कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं। पिछले अगर आप 10 साल में देखें तो हमारे टैक्स कलेक्शन अच्छी बढ़ी है, 15% साल की तकरीबन बढ़ी है, मगर हमारी जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो उससे भी ज़्यादा बढ़ी है। तो हमें आई थिंक सारा ये दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमारी प्रायोरिटीज़ इस मुल्क की क्या हैं, और हम मतलब अमजद साहब आप इस, ये समझते हैं कि बेहतर बजट, इससे ज़्यादा बेहतर बजट पेश किया जा सकता था, या आप समझते हैं कि यही बेहतरीन है जो किया जा सकता था? देखिए बजट जो है ना एक एवेन्यू है बजट में, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी गवर्नमेंट के लिए बजट पेश करने में। मैं ये इससे ज़्यादा क्या मतलब शायद थोड़ा सा सेल टैक्स अगर कम कर देते तो ज़रूर था, मगर आप बहुत सी चीज़ें बजट से बाहर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी ने बात की, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच है। बड़े बिजनेसेस ने तो अपना रिस्ट्रक्चर कर लिया, बैंकों को थ्रू स्टेट बैंक ने हेल्प किया, मगर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको लिक्विडिटी का बड़ा क्रंच है। वहाँ पे ज़रूरत ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को लिक्विडिटी दे और पीछे कोई गारंटी भी रखे, ताकि अगर किसी कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं तो गवर्नमेंट उसको कवर कर ले। इसी तरह ये जो इस टाइम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, इनका तकरीबन 700-800 अरब रुपए का हर साल का नुकसान है। इनको मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज किए बगैर कोई तरीका है नहीं। ये गवर्नमेंट लगातार पिछले बहुत सालों से वो पैसा जो मैं तालीम और सेहत पे खर्च करना चाहिए वो हम ये BIA और रेलवे और स्टील मिल पे खर्च कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो बजट से बाहर भी कर सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल सही अमजद साहब, पॉइंट टेकन सर। मैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, सनती तरक्की की अगर हम बात कर लेते हैं तो जब मौजूदा हुकूमत संभाली तहरीक इंसाफ ने तो 4.61% थी ये सनती तरक्की की जो शरह, और उसके बाद पहले ही साल में ये सिफर के हिस्से से भी गिर गई। मतलब इतना ड्रॉपेज के ये पहले ही साल में -2.27% पे चली गई, और अब जो है वो तकरीबन 2.64% पे है, अब भी मनफी के फिगर से भी नीचे है। कैसे देखते हैं इसको आप, और क्या अवामिल कार फरमा रहे कि ये इतना ड्रॉपेज हमें देखने में आया? थैंक यू अरसलान साहब। सबसे पहले तो जो आखिरी में आदमी आता है, ज़्यादातर जो वो बोलना चाहता है उससे पहले जो स्पीकर्स होते हैं वो बोल चुके होते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब माशाल्लाह अथॉरिटी हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और उन्होंने जो भी कहा वो मेरे माइंड में था और यही मैं कहना भी चाह रहा था। उससे पहले उन्होंने कह दिया है। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख पे पहली बार पाकिस्तान में मनफी ग्रोथ आई है। ये एक बहुत सैड इस बार हमारा पीरियड रहा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी माइनस में हमारी GDP नहीं आई है। अब आप आ जाइए कि 2018 के अंदर हमारी GDP जो थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो 5.8 भी कहते हैं, कुछ लोग 5.5 भी कहते हैं। चलें जी, अगर आप 5.5 भी अगर उसको लेते हैं तो पहले साल वो वाइप आउट होके 1.9 के ऊपर आ गई, और दूसरे साल अब हम -4 के ऊपर 0.4 के ऊपर चले गए हैं। और इस बार जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें GDP जो है फोरकास्ट किया गया है कि हम 2% अचीव करेंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ये सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बार 1.5 बिलियन
जो है जीडीपी जो है वो माइनस में उसकी जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो है जो बढ़ रही है वो 2% के हिसाब से बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम मिनिमम आपको 2% जीडीपी आपको अचीव करनी है, क्योंकि ये 2% आदमी आ रहे हैं वो उनके लिए आपको एक मार्जिन उसके ऊपर रखना है। मुझे जो डर लग रहा है इस वक्त वो ये लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में 5.5% जीडीपी जो 2018 में आई थी ये माइनस हो जाएगी। अब आ जाइए, आपके आने से पहले अभी किसी ने मुझे भेजा बांग्लादेश के फिगर्स। बांग्लादेश वो कंट्री था हम जिसको अपने ऊपर एक बर्डन तस्वुर किया कर सकते थे। हमने ऐसा किया, देखिए मार्च जो आया है, अच्छा पहले हमने क्या किया, जब 1.9 आई हमने कहा जी करप्ट गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर सब डाल दिया, लोगों ने बिलीव कर लिया। इस बार आप आए कि जी -4 चली गई, ये कोरोना की वजह से चली गई। देखिए खुदा के वास्ते मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोरोना तो मार्च में सरफेस हुआ है, व्हाट अबाउट फ्रॉम जुलाई टू, आप अगर मार्च को लेके आते हैं तो 9 मंथ्स रहते हैं, क्या इस 9 मंथ्स ने आपकी पूरी वाइप आउट कर दी जीडीपी को? क्या 1000 जो हमारे बिलियन जो थे रुपीस जो हमें कम आए हैं रेवेन्यू में, क्या वो भी कोरोना खा गया 1000 बिलियन? अब आ जाइए, आपको जो मेन सवाल था उसके ऊपर मैं आता हूँ। जो आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इट इज सो सैड कि इस बार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी जिसका टारगेट 2.3 रखा गया था वो हमने -2.64 के ऊपर हम चले गए, माइनस में आ गए। जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें तमाम ऑटो इंडस्ट्रीज आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है, तमाम इंडस्ट्रीज ये आती है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी रहीं जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी, जो सेक्टर था पूरा, वो कोलैप्स हो गया और वो माइनस में चला गया। सर्विसेज सेक्टर भी माइनस के अंदर गया। सिर्फ एक सेक्टर की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही और वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी मेरे दोस्त वही साहब ये बतला रहे थे कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हुआ है। देखिए आप अगर 20 बिलियन को लेके 3 बिलियन पे आ गए हैं और हम ये खुश हो रहे हैं कि करंट अकाउंट हमने कम करके इंपोर्ट कम कर दी है। बांग्लादेश की मैं मिसाल देता हूं कि 1 किलो कॉटन वो ग्रो नहीं करते, वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं, यार्न इंपोर्ट करते हैं, फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं और $45 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट जो होती है करस्पॉन्ड करती है हमेशा आपकी एक्सपोर्ट से। जब आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया अपनी इंपोर्ट को तो रॉ मटेरियल्स वगैरह भी आप नहीं मंगा सकते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि करस्पॉन्ड हुआ हमारी एक्सपोर्ट पे, और इस बार हमारी एक्सपोर्ट्स भी वो जो थी वो नीचे आ गई हैं। अगर हम इसका एक अच्छे तरीके से जायजा लेते और इंपोर्ट में ऐसी चीज़ों की रॉ मटेरियल वगैरह को हम अलाउ करते तो वो हमारी शायद एक्सपोर्ट्स के अंदर हमको उसको मिल सकती थी। कहने का मकसद ये है कि जी आने वाला वक्त में अरसलान साहब बहुत ख़तरनाक देख रहा हूँ, जिसमें 20%, देखिए बजट क्या होता है, आपने बजट को कह दिया रिलीफ बजट। नो, बजट इज नॉट ऑन द नेम ऑफ collecting the money from the people, no, it is also giving relief to the people। क्या हमने कोई रिलीफ दिया है? क्या हमने जो 1 लाख लोग गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में वापस, क्या उनके लिए कोई फंड्स रखे हैं, उनके लिए कोई जॉब्स क्रिएट की है? कोई हम ऐसा प्रोजेक्ट्स लाए हैं जिसमें हम जॉब्स देंगे? मेरे ख्याल से हम नहीं लाए हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि मुझे अनदर माइनस जीडीपी नजर आ रही है, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि तकरीबन 1 पॉइंट, और ये फिर अनदर बहुत सैड जो है पीरियड होगा पाकिस्तान की तारीख का। सही, बेग साहब बहुत तफसील से आपने भी तमाम तर बातें रख दी। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे। जो दीगर कुछ मामलात हैं जहाँ पर यह कहना कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब पर तनकीद है, फिर अब कहना कि ये इस हुकूमत का नहीं IMF का डिक्टेटेड बजट है, तो माजी के कितने बजट IMF के डिक्टेटेड रहे हैं। फिर इसके साथ साथ ये कहना कि नए टैक्स जो नहीं लगाए गए, बिल्कुल टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, इस तरह से भी हमलात नहीं चल रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें ये किस हद तक दुरुस्त है, मैं चाहूँगा इस पर भी माहिरीन की राय लें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त सर जो ये एक बात है बुनियादी तौर पर कि जी ये IMF का बजट है, ये मौजूदा हुकूमत का बजट नहीं है,
हफीज़ शेख साहब पर तनकीद होती है, बेतहाशा तनकीद होती है, लेकिन समहाउ वो कहीं ना कहीं माजी की हुकूमतों में भी रहे और इस हुकूमत में भी इवेंचुअली वही सामने आए और वही मामलात को चला रहे हैं। एक तो जब हम IMF से कर्ज ले रहे हैं तो किस हद तक मुमकिन है कि हम अपनी बातें डिक्टेट करें और अपनी टर्म्स पे कोई चीज़ करवाएं, और माजी में भी हम IMF के चुंगल में रहे हैं, तो जो पिछली हुकूमतों के बजट रहे हैं क्या वो किस हद तक IMF की डिक्टेशन से आज़ाद रहे होंगे? मैं चाहूँगा आपसे इस पर ज़रा तफसील से मैं राय ले सकूँ। देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये बजट में नंबर एक तो IMF की उन शराइत पर मबनी है जो हमने इसलिए मंजूर की थी कि हमने IMF का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया था कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जिसका वायदा इमरान खान साहब ने अपनी 10 नुकाती हिकमत अमली में किया था। तो जब आप IMF को ये कहते हैं कि जी मैं तो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं तो हर आमदनी पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, वो कहते हैं जी आप बजट खसारा कंट्रोल करें, तो आप एग्री करते हैं कि जी बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे। मगर असल मसला जो है मैं आपको बता दूं, मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करूंगा कि ये बजट में बुनियादी तौर पर ताकतवर तबकों का, जिन्होंने टैक्स चोरी की है, कौमी दौलत लूटी है, उनके दबाव पर बनाया गया है, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और उसके लिए नई कानून साजी की गई है। जबकि अवाम पर बोझ डालने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, बैंकिंग कंट्रोल कंपनी ऑर्डिनेंस की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इसकी एक एक लफ्ज़ की मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। अब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि बार बार ये कहा था कि जी मैं इक़्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर अदल पर मबनी टैक्स की पॉलिसी नाफिज कर दूँगा और मईशत को दस्तावेजी बनाऊँगा। इसका मतलब ये होता है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो 5 साल में भी नहीं लगाएंगे, बाकी क्यों? आज इसका टेस्ट केस मैं आपको बता देता हूँ कि ये फेडरल कैबिनेट से पास करा के दिखा दें कि जी अगले साल का जो बजट है उसमें वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। जो लोग उनके साथ कैबिनेट में हैं, सूबों में हैं, और जो इनके MNAs और सेनेटर हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं हैं और उसके बगैर ये मईशत ठीक नहीं हो सकती, आप मान लें। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस साल जो FBR का हदफ है वो है 4,963 अरब का, उसमें से आप 2,873 अरब निकाल दीजिए जो NFC अवार्ड के बाद सूबों के पास जाना है। अब वफाक के पास बचता है 2,100 अरब रुपया और सिर्फ दफ़ा में आपको 2900 अरब देने हैं, तो सॉरी सूद में 2900 अरब देने हैं। तो आपके जो वफाक के पास पैसा है उससे तो सूद ही अदा नहीं होगा, तो फिर आपका दिफा और दूसरे अखराजात उनका क्या होगा? एक बुनियादी सवाल है। दूसरा सवाल जो आपने शुरू में आपने उठाया था कि बेहतर बजट बनाया कैसे मुमकिन है। देखिए इस हुकूमत ने 3 टैक्स एमनेस्टी दी हैं। ये दुनिया की तारीख में एक रिकॉर्ड है और पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। मैं 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख और पाकिस्तान की तारीख। दुनिया में, पाकिस्तान में कोई मुझे बता दे कि एक बिल्डिंग खड़ी है 10 फ्लोर की, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी दस्तरस में है, हुकूमत को पे ये पता है कि चोरी के पैसे से बनाई गई हैं, आप इसको 1.5% दे दें और हम माफ़ कर देंगे। अरे भाई, पाकिस्तान में 25%, 35% लोग टैक्स दे रहे हैं, जो ईमानदारी से दे रहे हैं, तो 1.5% करने की ज़रूरत क्या थी? एक मुझे इसका कोई जवाब बता दे, सिवाय इसके कि ताकतवर तबकों का दबाव था, प्रॉपर्टी माफिया का, वो आपने दे दी। मगर एक कानून आपने बना दिया, और कानून ये था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, असासे जब्त करेंगे। मैंने उनको एक बना के दिया है, डिटेल की जी तफसील आपके पास है, असासों की सारी तफसील है। उससे आप किसी के असासे जब्त ना करें बल्कि उस पर टैक्स ले लें, तो उसमें 900 अरब रुपया बनता है। अब वो एक PTI के सेनेटर ने रिकॉर्ड पे कह दिया मेरे साथ प्रोग्राम में कि जी हमें भी पता है, लेकिन ये कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम नहीं कर सकते, ये कानून है। अब आप मुझे एक मिसाल दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक आदमी ने चोरी का पैसा 1 करोड़ रुपए से कौमी बचत स्कीमों में लगा दिया, उसने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया 6% दे के। अब आपके लिए क्या मुश्किल है, शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी लगा दें कि वो एक लिस्ट ले लें और उनको ख़त लिख दें नेशनल सेविंग को कि भाई इनको के पैसे कैश नहीं होंगे, आप उनको बता दें, जब तक वो अपना टैक्स नहीं दे देते। उसने डिक्लेयर ही नहीं किया, टैक्स चोरी का पैसा है वो, और उसने उस पर टैक्स, तो आप 900 अरब ये क्यों नहीं लेना चाहते, ये मुझे बता दिया जाए। तीसरी बात जो हमें और आपको सोचनी है कि आप ये बात कर रहे हैं कि एक मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में, तो जिस वक्त आपने शरह सूद कम की, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, शरह सूद कम की, बिल्कुल सही कम किया, उसकी बहुत ज़रूरत थी। हमें कारोबारी कोई सनत की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी थी, मगर ये पैसा किसका है बैंकों में? ये बैंक को पैसा है डिपॉजिटर का। तो वो जो डिपॉजिटर का पैसा है, जो स्टेट बैंक ने जो सर्कुलर इशू किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो खाते हैं नफ़ा और नुकसान में शिरकत, और बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की मैं आपको कोट कर रहा हूँ 26A4 और 40A।
उसमें ये लिखा है कि हुकूमत और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि खातेदारों को बैंकों के मुनाफे में शरीक किया जाए। ये कानून है पाकिस्तान का। तो स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू कर दिया कि आपको इनको जो शरह सूद कम हो रहा है तो उनके मुनाफे की शरह भी कम कर दें। उसमें क्या लिखा है कि फरवरी 2020 में 2 करोड़ 10 लाख खातेदार थे बचत के, 2 करोड़ 10 लाख, उनको फरवरी में 2020 में मुनाफा मिला था 11.25%। उसको स्टेट बैंक ने 6.5% कर दिया क्योंकि शरह सूद कम हो गई है। तो जब आप गैर कानूनी करके 340 अरब रुपया आप खातेदारों से खींच रहे हैं, जिसमें माजूर भी हैं, गरीब अफराद भी हैं, वही आपने किया कौमी बचत स्कीमों में। तो गरीब को आपने रुपया, जो मैंने कहा था, कानून तोड़ के करते हैं। और एमनेस्टी में आपने कानून बनाया था कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे वो जो है वो आपने उनको दबा दिया, केसेस को 900 अरब नहीं लेना चाहते। तो ये वो जो चीज़ है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। अगर ये 900 अरब रुपये आप उन चोरों से ले लें, पाकिस्तान 14 टैक्स एमनेस्टी आई है और इस हुकूमत ने जो दी है 1.5%, ये दुनिया में मिसाल है। तो जब आपका मुश्किल साल था, आप दौलत लूटी हुई लेने पर आप वापस आए थे इस नाम पर कि हम लूटी हुई दौलत लाएंगे, तो आपको 1.5% देने की क्या जरूरत थी। मगर एक बात मैं बताऊंगा तो आप चाहेंगे, जिनको नहीं पता आपको मैं बता दूं। आपने ये कहा था कि कौमी दौलत लूटी हुई जो है हम वापस लाएंगे। क्या हमें पता है कि इस हुकूमत ने कानून बनाया है कि यहाँ से लूट के जो ऑफशोर में गई है, चाहे वो जजेस की हो, चाहे वो जर्नल्स की हो, चाहे हुक्मरानों की हो, चाहे पॉलिटिशियंस की हो, वो पैसा वही रहने दें, यहाँ टैक्स दे दें। अरे वाह भाई, सारा तय तो ये था कि लूटी हुई दौलत लाएंगे। तो हमें भी पता है कि बाहर की आप नहीं ला सकते, सही, लेकिन जो आपके पास थी आपने वो भी माफ कर दी। तो ये चीजें जब आप करेंगे, तो ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब, जो व्हाट आई कैन गेट आउट ऑफ इट इज कि ये बुनियादी तौर पर जो बासर तबके हैं जो मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं, बज़ाहिर नारे और वादे कुछ और हैं, लेकिन उनका प्रेशर और तमाम तर चीज़ें शायद उस हवाले से अमेंड करते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। अमजद वहीद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो टैक्स है उस टैक्स फ्री बजट करार देना या नए टैक्सेस का ना इतलाक़ करना, अपोजिशन का और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह से बजट हो पाए। आपकी क्या राय होगी इस पर कि नए टैक्सेस ना लगाना ये किस हद तक बेहतर फैसला, और क्या इस तरह से ये मामलात को चला पाएंगे? देखिए, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके ऊपर तो टैक्स काफ़ी हैं। अगर आप देखें 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 30% उनका पर्सनल टैक्स रेट है, फिर वो सेल टैक्स भी देते हैं, फिर वो WWF भी देते हैं। तो जो टैक्स नेट में हैं वो तो अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं। जो शाहिद साहब ने बात की है कि वो ग्रुप्स हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जो टैक्स अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स नहीं दे रहे। आई थिंक उस पर मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम शुड बी टैक्स्ड। आपने पैसा कमाया, वो चाहे आपने ज़राअत से कमाया, प्रॉपर्टी से कमाया, अपनी सैलरी से कमाया, अपनी कारोबार से कमाया, कहीं से भी जब आपने आमदन कमाई है तो उसके ऊपर आपका टैक्स देना बनता है। पाकिस्तान में यह है कि एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स से छूट है और एग्रीकल्चर इकॉनमी का तकरीबन 15-16% बनता है, बट उससे जो टैक्स कलेक्शन है वो ना होने के बराबर है। इस तरह कुछ और सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट से बाहर है, उनको टैक्स नेट में लेके आना ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, देखिए हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर आप देखें एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, जितना हम कलेक्ट करते हैं तकरीबन उतना ही इंडिया कलेक्ट कर रहा है और बांग्लादेश उससे कम कलेक्ट कर रहा है। और अभी बात की गई कि जी बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया है, उनके एक्सपोर्ट्स 45 बिलियन है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश की जो टैक्स कलेक्शन है हमारे से कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने खर्चे कंट्रोल में रखे हुए, हमने अपने खर्चे कंट्रोल में नहीं रखे हुए। दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो हमारा और बांग्लादेश का। और उनके अगर आप देखें उनके टोटल कर्जे कितने हैं तो वो बहुत कम है, इसलिए उनको जो कर्ज़ों में किस्तें देनी पड़ती हैं वो इतनी देनी पड़ती। हमारा अगर इस साल हम 4000 अरब टैक्स में इकट्ठा करेंगे या 4,500 अरब करेंगे तो उसमें से तकरीबन 3000 अरब तो कर्ज़ों की किस्त में निकल जाएगा। तो हमें अपने कर्जे कम करने की ज़रूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट लैंड है, जो गवर्नमेंट का अपना है या जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका है, उसको ऑक्शन करें और वो पैसा लेके कर्जे कम करें। इसी तरह जो गवर्नमेंट के कारोबार में गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट कारोबार कर रही है, रेलवे, स्टील मिल, एयरलाइंस और क्या क्या कर रहे हैं, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस, दे शुड गेट आउट ऑफ दिस, प्राइवेटाइज करें और ये जो पैसा इकट्ठा होता है इससे कर्जे कम करें। क्योंकि अगर आपने 4,000 रुपये कमाया और उसमें से 3,000 रुपये कर्जे की किस्त दे दी तो आप अपना घर कैसे चला सकते हैं या अपना मुल्क कैसे चलाएंगे? तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है और कर्जों को कम करना है, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। और दूसरा, हमें गवर्नमेंट का साइज कम करना है।
कि आप जितना भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, गवर्नमेंट इतना बड़ा साइज अपना कर चुकी हुई है कि वो सबका सब उसमें डूब जाता है, और उसमें अगर आप तालीम और सेहत और एक आम आदमी पे खर्चा देखें तो बहुत कम है। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ को मेरे ख्याल से चेक करके रिविजिट करना पड़ेगा। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, 2008-9 के आदाद शुमार लें, अगर हम जो फ़ी का सामदन थी तो वो उसके कंपैरिजन में आपने चूंकि बांग्लादेश का जिक्र किया था तो उसी से कर लेते हैं। 2008-9 में बांग्लादेश की फ़ी का सामदन पाकिस्तान से $298 कम थी। अब 2019 और 20 10 साल की बात तकरीबन आप कमोबेश ले लें तो पाकिस्तान से $712 ज़्यादा है। ये बांग्लादेश की बात है, जो हमसे अलहदा हुए और फिर आज उनकी माशी तरक्की की अगर हम बात करते हैं या अपने लोगों पर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनाई और हम इतने पीछे रह गए कि हमारी फ़ी का सामदन अब बांग्लादेश से भी इतनी कम है और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और एक्सपोर्ट्स इतनी कर रहा है चीज़ें हैं। और क्यों नहीं ये चाहे माजी की हुकूमतें हुई या अब मौजूदा हुकूमत ये समझ पा रही कि हमें किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, दीगर चीज़ों पर गौर करना है, सनत के शोबे के लिए किस तरह से हमें रिलीफ देने हैं। ये क्या क्या वजूहात क्या हैं कि हम दिन ब दिन पीछे हर मामले में ही जाते जा रहे हैं? अरसलान साहब, आई एम वेरी इम्प्रेस विद योर क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपने एक चीज़ बांग्लादेश से कंपेयर की है, मैं दो चीज़ें और भी कंपेयर करना चाहता हूँ। करेंसी, आप सोचते हैं कि हमारी करेंसी जो है इस वक्त लोएस्ट है, यानी कि $1 में 165 रुपये या 162 रुपये जो हैं, ये अफ़गानिस्तान से भी मतलब उनकी बेहतर है करेंसी, और क्या कहते हैं बांग्लादेश की भी हमसे बेहतर है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया। ये तो एक करेंसी का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। अब बतलाइए कि 2018 में और आज 2020 में जो हम कहते हैं कि पर कैपिटल इनकम भी हमारी लोगों की कम हुई है। पर कैपिटल इनकम ये थी कि 2018 में कोई $1,500 एक पाकिस्तानी की आती थी, जो अब गिर के शायद 1,300 या 1,250 पे आ गई है। कहने का मकसद यह है कि उनका इस बार में आने से पहले देख रहा था कि उनकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। यही सेक्टर जो हमारा लॉस में गया है, उसकी एक वजह जो थी, मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, शरह सूद हमारे यहाँ 13.25% रख दी गई थी और हर जगह जाके हम रोते थे कि खुदारा स्टेट बैंक को कि सर ये जुल्म नहीं करें, इस जुल्म से ना नई इंडस्ट्री लगेगी ना पुरानी इंडस्ट्री चल पाएगी। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। 2 महीने पहले इन्हें ख्याल आया कि शायद हम लोग सही कहते थे। मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, बेशुमार लेटर रखे, मगर जो नुमाइंदे वहाँ पे IMF के बैठा दिए गए हैं हमारे स्टेट बैंक के अंदर, जो खुदा ना खासा कल अनदर एक माइनस GDP आएगी, अपना ब्रीफ केस उठा के वो चले जाएंगे, उनका कोई यहाँ पे स्टेक नहीं है। हमारी पूरी इंडस्ट्रीज जो थी वो बैठ गई। अब छोड़िए इस चीज़ के ऊपर कि क्या हो गया, अब हमें ये देखना है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुकूमत का ज़्यादा फोकस जो होगा अब वो एग्रीकल्चर की तरफ होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर सलान एक वाहिद सेक्टर है जो हमें जो है किसी तरीके से इस वक्त 50% जॉब प्रोवाइडर जो है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। इस पे हमें तवज्जो देनी है। इस वक्त दुनिया में कोई आदमी पाकिस्तान से बनी हुई जीन नहीं खरीदेगा, टी-शर्ट नहीं खरीदेगा। लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। लोग अब ज़्यादातर सोच रहे हैं, वो फूड आइटम्स का सोच रहे हैं, खाने का सोच रहे हैं। इसके अंदर कॉटन जो थी वो हमारे तरीन साहब चले गए, उन्होंने पूरा एरिया लेकर उस पर गन्ने उगा दिए और कॉटन, हम इंपोर्ट कंट्री बन गए। एक वक्त में हम कॉटन को एक्सपोर्ट किया करते थे। अगर हमें अपनी हालत में बेहतरी लानी है, अभी भी पाकिस्तान $2 अरब के चावल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम अपनी कॉटन जो है कैश क्रॉप है आल्सो, उस पर हम तवज्जो दें, मगर क्या इस बजट के अंदर कोई इंसेंटिव दिए गए ज़राअत को? किसान या लैंडलॉर्ड ये कह रहे हैं कि जी हम इतनी महंगी बिजली से अपने ट्यूबवेल नहीं चला सकते। उसमें अगर उनको कोई इंसेंटिव्स दे दिए जाते, कुछ और इंसेंटिव्स दिए जाते, तो अगर $2-4 बिलियन हमने कम किया अपनी एक्सपोर्ट से, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि वो हम एक्सपोर्ट की चीज़ें कॉटन से, अपने राइस से और इन चीज़ों से हम वो अर्न कर सकते थे, मगर उस पर भी कोई तवज्जो जो दी वो नहीं दी गई। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पे मेरे ख्याल से किसी दोस्त ने कर्जे की बात की। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। अरसलान, दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज कंट्री जो है वो USA है, जिसने 1 ट्रिलियन जो ले रखा है चाइना से और 1 ट्रिलियन जापान से ले रखा है। प्रोवाइडेड जो कर्जे आप ले रहे हैं उसको प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है आप इन्वेस्ट करें।
2018 में कर्जे लिए गए, मैं टोटल एक्सेप्ट करता हूं, मगर क्या हुआ, उससे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, उससे 20,000 किलोमीटर्स के हाईवेज बने। इस साल हमने जो कर्जे लिए हैं, मुझे कोई आदमी, आपको भी माशाल्लाह, मेरे शाहिद सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, इकोनॉमी उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, मुझे सिर्फ ये बतला दें कि कितना अमाउंट से कोई एक प्रोजेक्ट आया हो तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा इन कर्जों को। बिल्कुल सही। ना बज़ाहिर कोई हमें उस तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ना कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ना हम अगर कहें कि कोई सेहत या तालीम के शोबे पर कोई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक सवाल ये तो पैदा हो रहा है कि ये तमाम तर पैसा जा कहाँ रहा है, और रिकॉर्ड कर्जे हैं जो इन 2 सालों में कह लीजिए कि लिए गए हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो इस वक्त बहुत बातचीत हो रही है और एक रिवायत गुज़िश्ता कई सालों से चली आ रही है कि हर बजट में चाहे वो जितने भी फ़ीसद इजाफा हो, वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, और वो बड़ा मुंतज़िर रहते हैं और बड़ा इंतज़ार करते हैं और सुनते हैं बजट के जी कितने फ़ीसद इजाफा हो गया। इसी तरह जो पेंशन वाले हजरात हैं उनकी भी इसी तरह इजाफा हो जाता है हर साल बजट में। तो फिर जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, बेचारे किसी ना किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। इस दफ़ा ना देना, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा ना होना, इसको कैसे देखें? क्या मुश्किल थी कि ये काम ना किया जा सका? इस पर तनकीद भी है और अपोजिशन भी बड़ा कैशन कर रही। साथ साथ मैं चाहूँगा सी पैक के हवाले से आप बता दें कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जो वसाइल हैं जो सी पैक के लिए मुख्तस किए गए हैं वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं, मुतरादिफ हैं। ये क्या 2 चीज़ों पर मैं आपकी राय चाहूँगा सर। देखिए, मैं पहले आपसे अर्ज़ कर दूं कि चूँकि आपने प्रोफेशनल्स बुलाए थे, तो आपके दोनों मौजूद मेहमानों ने बड़ी अहम बातें की हैं और बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं। हुकूमत इस पर गौर करे, बहुत अहम बातें हैं, ये पैट्रियोटिक लोगों की बातें हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि देखिए, बुनियादी तौर पर जितना अफरात-ज़र होता है, यानी जितनी महंगाई बढ़ती है, उतना तो आपको उनको कम से कम बढ़ाना चाहिए। अगर आप पेंशनर्स को तनख्वाह में उतना इजाफा नहीं करते जितना आपने गलत पॉलिसियों से महंगाई बढ़ा दी है, तो ये है इस्तेहसाल, और ये आईन पाकिस्तान की शिक 3 उसके खिलाफ है, जिसमें कहा गया कि आप हर किस्म के इस्तेहसाल का खात्मा करें। तो ये गैर कानूनी है उनकी तनख्वाहें न बढ़ाना, जबकि अफरात-ज़र बेतहाशा था। अब देखिए, आपने एक बात मैं सी पैक से पहले सिर्फ एक जुमला कह दूँ कि अगर आपको तामीरात का शोबा खोल के चोरी का पैसा वहाँ लगाना ही था, तो आप ये कहते हैं कि जी आप 3-3 कमरों के, 4 कमरों के हज़ारों स्कूल बना दें, जहाँ डबल शिफ्ट में तालीम दें आप, और वहाँ पर उस्तादों को नौकरियाँ भी मिल जाती, और 3-3, 4-4 कमरों की डिस्पेंसरियाँ आप हज़ारों बना देते पूरे मुल्क में मार्च अप्रैल तक, जहाँ पर के लोगों को घर के बाहर इलाज मुआवजा मिल जाता, हर आदमी बड़े अस्पताल में नहीं जाता। आपने दोनों चीज़ें ज़ाय कर दी और उसके प्रॉपर्टी माफिया के चक्कर में आ गए। अब सी पैक की बात यह है कि रिकॉर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और रज़ाक दाऊद साहब ने सी पैक के खिलाफ बयान दिया। चाइनीज़ बहुत नाराज़ हो गए, उनको मनाना अब तक मुश्किल पड़ा है, और अभी वो बड़ी मुश्किल से वो शायद कुछ तैयार हुए हैं। तो ये जो बयानात दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या उनकी सोच की निगरानी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि चाइना के पास भी उनको बड़ा नुकसान हुआ है, तो सी पैक में इस साल तो मुझे कोई बड़ी पेशरफ नज़र नहीं आ रही। और ये एक अलमिया होगा कि हम सी पैक को तेज़ी से बढ़ा के इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बना सके, जबकि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इश्तियाक बेग साहब बैठे, अब ये लोग इन्वेस्ट कर सकते थे वहाँ पर कि वो इंडस्ट्रियल जोन बनते जहाँ से बरामदात होती, दूसरी चीज़ें होती। अब इस साल तो मुझे नहीं लगता, और मैं तो चाहता हूँ चीन से आप भाषा डैम की बात करें कि जब तक वो तेज़ी से नहीं बनता हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो पॉलिसियाँ बदलें, सब पाकिस्तान में सारे वसाइल मौजूद हैं, उस पर करें, तो अल्लाह चाहेगा तो पाकिस्तान में यकीनन बेहतरी आएगी, उसमें मायूसी मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन फ्यूडल कल्चर, ताकतवर तबकों को नवाजने से पीछा छुड़ाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आवाज़ आपकी जाती है। आप आवाम को समझाएं और आवाम हुकूमत पर दबाव डालें तो बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं बहुत क्विकली अमजद वहीद साहब और मिर्ज़ा बेग साहब से, इश्तियाक बेग साहब से एक एक कमेंट ले सकूंगा। सर, कोई अपॉर्चुनिटी इस बजट में, पॉजिटिव चीज़? अमजद वहीद साहब, पहले आप फरमा दें, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, उसकी एक बेहतरी, उसके अलावा कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ आप इस बजट में देख रहे हैं? ज़रा पॉजिटिविटी के साथ इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम। सर, आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस बड़ा मुश्किल था एक बजट बनाना। मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं जो शाहिद साहब की बात है उसको कंटिन्यू करता हूँ कि अगर हम ये इकोनॉमिक जोन्स बना लें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना लें, जहाँ पे चाइनीज़ को इनवाइट करें दूसरे मुल्कों को कि वहाँ आके हमारे साथ मिल के जॉइंट वेंचर्स बनाएं, और उससे जॉब क्रिएशन भी होगी। और इसी तरह अगर आप देखें, चाइना ने भी आज से 30 साल पहले ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। आज इंडिया और वियतनाम उसी पे काम कर रहा है और बहुत सा बिजनेस ले रहा है।
और हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सही। 1 साल में कंप्लीट करें और उसके बाद चाइना को इनवाइट करें कि वो आके हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर्स करे और जो चीज़ें वहाँ पे बने उसका मेजर चंक हम एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे पास डॉलर्स आएँ और हमारे थोड़े इश्यूज रिजॉल्व हों। बेग साहब, क्विकली सर, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर। सर, जैसे मेरे भाई शाहिद सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि जी सी पैक जो था, एक फेडरल मिनिस्टर्स हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि जी इसको हम स्लो डाउन करेंगे, और एक ने ये कहा था कि हम रिविज़िट करेंगे, तो ऑलरेडी ये स्लो डाउन हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम ज़राअत पे तवज्जो देते तो इस बार डैम के लिए कुछ, देखिए हमने एटम बम बना लिया पेट के ऊपर पत्थर बांध के, अगर आज हम एक बार और पत्थर बांध लें और एक बड़ा डैम बना लें तरबेला की या मंगला की तरह, हमारी ज़राअत में बहुत हो सकता है। मगर अफसोस हुआ कि इस बार इस मद में भी कोई एक बड़ा अमाउंट जो था मुख्तस नहीं किया गया, और डैम का भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जुम्मे के रोज़ ये गुज़िश्ता हफ्ते बजट पेश किया गया, 2020-21 का ये बजट। इसमें पेंडेमिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे निपटना और डील करना। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है और मज़ीद लोग अमवात हो रही हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं लोग। ऐसे में ये बजट देना और उसमें को खातिर खा रिलीफ या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, और जिस तरह से जो माहिरीन हैं उन्होंने बताया भी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हो सकती थीं। अगर आप इस 3 महीने के पेंडेमिक से पहले तक भी देखें तो बहुत सारे अहदाफ या चीज़ें हासिल नहीं हुई थी, तो उन पर भी एक सवाल बनता है। लेकिन लेट्स होप कि जी ये जिस तरह से गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो उनका मकसद ओवरऑलिंग है और वो निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं और कर्ज़े उतारना चाहते हैं और मेरिट बेस्ड इदारे बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग बेहतर तरीके से काम करें। अब तक सिर्फ ये चाहते हैं, ये काम हुए नहीं। 2 साल तकरीबन गुजर गए, 3 साल का अरसा बाकी रह गया। उम्मीद करते हैं उसमें जो वादे थे उनमें से शायद चंद ही पूरे हो पाएँ तो आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतना। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।